बड़ी खबर, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। निलंबन मामले में राहत मिली है डॉक्टर सौम्या गुर्जर को। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे मिला है। न्यायिक जांच पूरी होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर सौम्या गुर्जर को अंतरिम राहत, बड़ी खबर। और सौम्या गुर्जर के लिए राहत की खबर। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर यह स्टे दिया गया है। न्यायिक जांच पूरी होने तक आदेश प्रभावी रहेगा। निलंबित मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। वहीं डॉक्टर सौम्या की तरफ से अधिवक्ता अमन पेश हुए। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस MM सुंदरेश की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सौम्या गुर्जर के लिए राहत, लवली। आज देखिए, बिल्कुल सुमित, राजधानी जयपुर की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि ये फैसला अभी अंतरिम राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस अंतरिम राहत ने राजस्थान की जो राजनीतिक सियासत है उसमें एक बार फिर से उथल पुथल मचाने की कोशिश की है। आपको बता दें, राजधानी जयपुर में शहर की सरकार की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। 2 नगर निगम हुए और सौम्या गुर्जर का निलंबन जो था वो आयुक्त से जो है जो कह सकते हैं कि पार्षदों के साथ में बताया गया था। जो तथाकथित आरोप लगाए गए थे कि आयुक्त से पार्षदों ने मारपीट करी, उस दौरान महापौर भी मौजूद थी। हालांकि जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत पैरवी के बाद में अंतरिम राहत यहां पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को दी गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सौम्या गुर्जर का जो निलंबन है, अगर उसे रोक दिया गया है तो क्या वो फिर से मेयर होंगी, क्या वो फिर से पार्षद होंगी? क्योंकि पार्षद के पद से उनको निलंबन करने के साथ साथ ही, उनको निलंबित करने के साथ साथ ही सरकार ने पहली बार ये बहुत बड़ा फैसला लिया था जब किसी चुनी हुई मेयर को जो है, जो जनता की चुनी हुई मेयर थी, उसे उसके पद से हटा दिया था अभद्र व्यवहार के मामले में। एक आयुक्त से अभद्र व्यवहार हुआ और पूरे मामले में जो रिपोर्ट थी विभागीय जांच के आधार पर मेयर को हटा दिया गया था। अब इस फैसले को कई अलग अलग नजरिए से जो विधि विशेषज्ञ वो देख रहे हैं। फिलहाल फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है, लेकिन जो विधि विशेषज्ञों का कहना है वो यही कहना है कि अगर राजस्थान की सरकार चाहे, अगर फैसले के अंदर इस बात का जिक्र है कि निलंबन को वो इस पर स्टे रहेगा, तो फिर अगर राजस्थान सरकार चाहे तो फिर से डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर पद की कुर्सी पर उनकी ताजपोशी कर सकती है। लेकिन इस सरकार के विवेक अधिकार का मामला है। सरकार अपने विधि विशेषज्ञों से कैसे जांच कराती है, विधि विभाग अपनी जांच रिपोर्ट में इस फैसले को किस नजरिए से देखता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर देखनी होगी। सौम्या गुर्जर के इस फैसले के बाद में उनके घर पर उनके जो समर्थक पार्षद है, जो निलंबित हुए थे, उनके जो समर्थक हैं, उनका तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है और वो लगातार यहाँ पर मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों के बीच में डॉक्टर सौम्या गुर्जर के जिंदाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। आपको बता दें, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में बना था और इस बोर्ड ने मेयर पद का चुनाव करते हुए डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर पद की कुर्सी पर इसकी ताजपोशी की थी। लेकिन इस ताजपोशी के बाद में ऐसा हालात बने कि कुछ समय बाद ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर आयुक्त से अभद्र व्यवहार के मामले में जो पार्षदों ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट का आरोप लगाए गए आयुक्त के द्वारा, क्योंकि जांच रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि निराधार पाए गए। तो उस जांच रिपोर्ट में जब आरोपी निराधार हैं, इसी को आधार सौम्या गुर्जर को एक अंतरिम राहत दी है और डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इस अंतरिम राहत के बाद में वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पालना करवाने में सफल होंगी राजस्थान में, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। लेकिन राजस्थान की सियासत के लिहाज से देखा जाए, जयपुर शहर की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो ये कांग्रेस के खेमे में और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उथल पुथल करने वाला आदेश है। और इस अंतरिम राहत के तौर पर अभी फिलहाल कई लोगों के, कई नेताओं के बयान आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है वो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि शील दाबाई जो वर्तमान मेयर हैं वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जीती हुई, लेकिन पूरी तरह से जो उन पर आशीर्वाद है वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत उन्हें 4थी बार कार्यवाहक मेयर का एक्सटेंशन जो है वो राजस्थान की सरकार ने दिया है। तो सौम्या गुर्जर के मसले को लेकर के अब विधि विशेषज्ञों की राय जो है फैसला आने के बाद राजस्थान की सरकार लेगी और उस पर फैसला राजस्थान की सरकार स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। क्या इस फैसले को इस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि अंतरिम राहत है, इस मामले में भी फैसला आना बाकी है और हो सकता है कि राजस्थान की सरकार इस बात को
इस आदेश का रुकावट माने कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक कार्यवाहक मेयर के तौर पर ही कार्यवाहक मेयर के तौर पर संभाले, और अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद में हो सकता है इन्हें पार्षद पद का उपयोग करने के लिए पार्षद के पद पे ये बने रहें, क्योंकि जो स्टे मिला है वो पार्षद पद के निलंबन पर मिला है। मेयर पद के निलंबन पर स्टे नहीं मिला। जो प्रारंभिक जानकारी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे सूत्रों ने बताई है, जो जानकार सूत्रों ने बताई है, तो वो जानकारी यही है। अब जब फैसले की कॉपी आएगी तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी है, लेकिन सौम्या गुर्जर ने इस पूरे मसले को भुनाने के लिए अपने घर पर, उनके घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है B2 बाईपास पर, और बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ में सत्य की जीत, जिसका ट्वीट उन्होंने बार बार किया, बार बार इस बात का जिक्र करती रही सौम्या गुर्जर, ये आज नहीं तो कल, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होगी। तो आज सत्य की जीत के नारे जो है वो उनके घर पर लग रहे हैं। डॉक्टर सौम्या गुर्जर की जिंदाबाद के नारे एक लंबे अरसे और लंबे समय के बाद मेयर पद का चुनाव जीती थी, उसके बाद में आज ये जो है वो नारे लग रहे हैं। आपको बता दें सौम्या गुर्जर के पति को भी नगर निगम से जुड़े एक मामले में जेल जाना पड़ा था, और सौम्या गुर्जर अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अरुण जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, आपका किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि हम जो पहले मानते थे कि हमें कानून के ऊपर विश्वास है, एक सरकार ने अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए जो एक अनैतिक और अवैधानिक काम किया था, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक रूप से हमारे वर्जन को ठीक मानते हुए स्थगन जारी किया है। निश्चित रूप से न्याय की जीत है और न्याय के पक्ष में बोलने वालों की जीत है, और आज सरकार के लिए चेतावनी है कि इस तरह के विरोधियों को आवाज दबाने का, इस तरह का प्रयास वो ना करे। लेकिन अंतरिम राहत है सर। मैंने अंतरिम ही शब्द यूज किया है। मैंने अंतरिम शब्द यूज किया है। ये भी इंडिकेट करता है कि प्राथमिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वर्जन को ठीक माना और मानते हुए कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार की कार्रवाई की। लेकिन उन पर अभद्रता का आरोप लगा था, और जिसने आरोप लगाया था उसने कहा मेरे साथ अभद्रता हुई, तो ये त्वरित आरोप केवल आरोप के आधार पर किसी को भी सिद्ध करेंगे तो राजस्थान सरकार के इतने व्यक्ति हैं कि मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप निकले। ठीक है, उन भ्रष्टाचार का आरोप लगाना मंत्रियों तक को नहीं हटाने का काम किया सरकार ने, जिस पर तुरंत इस पर कार्रवाई। ठीक है, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और अब बात कर लेते हैं जो पिटारा खुला है निर्मला सीतारमण का। बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का। बजट की बड़ी बातें आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहली बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार भी कर सकेंगे। 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगी। लेकिन क्या क्या मिला टैक्स पेयर्स को, ये देखिए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। टैक्स पेयर्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं। NPS में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन जो होगी उस पर टैक्स में छूट मिली है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। अब किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। क्या होता है मोटा अनाज वर्ष, ये भी आपको बताएंगे। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। किसान मांगे कर रहे थे। देखिए किसान को कितनी क्या फ़ायदेमंद रहा ये बजट। किसान के पक्ष में क्या क्या रहा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा आने वाले साल में। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। अब सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से रंजन और योगेश कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। सचिन, बजट
पिटारा खुल गया, बजट पेश हो गया, क्या कह रहे हैं अब जयपुर वासी? एमएसएमई के अंदर एक गैप है, थोड़ा बूस्टअप मिलता है। तो अंदर मौजूद हूँ, सीआईआई के चेयरमैन है राजस्थान चैप्टर के संजय साबू, वो हमारे साथ हैं। उनसे देख लेते हैं कि उद्योग जगत के लिए किस तरह से बजट को देखते हैं, क्या कुछ खास है। साबू साहब, पूरे बजट को आप देखते हैं तो इंडस्ट्री के लिहाज से आप किस बजट को कितने अंक देंगे पाएंगे? जहाँ तक अंक देने का सवाल है, मैं 10 में से 8 अंक इनको दूंगा इस बजट को जी। और जो 2 अंक काट रहा हूँ वो मैं इसलिए काट रहा हूँ, पहला मेटल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और रिकॉर्ड हाई के अंदर में है। हमको ये एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट इनके अंदर में इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली कम करेगी, मगर गवर्नमेंट का इसमें इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे मेजर ये है। सेकंड, हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर में, टूरिज्म सेक्टर के अंदर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट इसके अंदर में ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ही टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे देगी, जिससे कि जो टूरिज्म उद्योग है जो कि इतने टाइम से काफी खराब हालत में है, उनको इसके अंदर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री रेट में मिल जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह के कंसेशन मिल जाएंगे। ये 2 चीजें नहीं होने से काफी मतलब इसके अंदर में मतलब पूरे अंक मैं इनको नहीं दे पाया। वाइस चेयरमैन है गौरव मुंटाक जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरह से बजट को देखते हैं इंडस्ट्री के लिहाज से? मेरे ख्याल से ओवर एंड ओवर बजट ठीक है। थोड़े एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे क्योंकि कोविड थोड़ा टफ टाइम रहा है, बट मेरे ख्याल से एमएसएमई के लिए जो इन्होंने गारंटीड लोन स्कीम है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, और उसके अलावा उसके अंदर इन्होंने इवन उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा है। दूसरा, इन्होंने इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए जो बैंक गारंटी को रिप्लेस किया है सिक्योरिटी बॉन्ड से, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल जैसे इन्होंने डिजिटल का इनका काफ़ी बड़ा फोकस रहा है, तो इन्होंने ये कहा है कि जो सेंट्रल यूटिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो बिल रेज होंगे वो आप डिजिटली बिल रेज करेंगे। इन्होंने डिजिटल रूपी जो निकाला है, जो बैंकों के इन्होंने डिजिटलाइजेशन के लिए यूनिट्स जो नई क्रिएट करी हैं, तो ये सब स्कीम्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा थे, बट ओवर एंड ऑल मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक बजट। बिल्कुल। सर, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप आते हैं, बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर किस तरह से देखते हैं एमएसएमई को देखकर राजस्थान में? देखिए, अगर एमएसएमई की बात करूं और इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उसके अंदर ये बजट ओवरऑल एक बैलेंस बजट है। और जिस तरीके से सरकार ने जो आज निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि डिफेंस के अंदर और रेलवेज के अंदर 68% जो इनका प्रोक्योरमेंट है वो इंडियन कंपनीज के लिए ये प्रावधान क्या है, ये एक उसको बढ़ावा देगी। दूसरी चीज, जो नए कॉर्पोरेट टैक्स सेक्टर के अंदर 15% इनकम टैक्स की जो मार्च 2023 तक का लिमिट था, उसको भी बढ़ा करके 1 साल क्या है कि नए स्टार्टअप्स आए, नए उद्योग लगे, तो उससे भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। ऑटोमोटिव सेक्टर से भी जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से हमारे साथ ईवी को लेकर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कोई बैटरी स्वैप करने की भी एक सुविधा दी गई है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या बूस्ट मिलेगा? क्योंकि अब जो पेट्रोल डीजल के रेट्स, उसके बाद लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रूर मिलेगा सर। स्पेशली बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी जो है, एक पॉलिसी उसके आने से एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक दिशा मिलेगी इस इंडस्ट्री को, और स्पेशली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या बस इंडस्ट्री को जो मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं, इनमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली बसेस के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम है ये, और ये प्रोग्रेसिव कदम है। बिल्कुल। अभिनव जी, आपसे सुबह बात हुई थी तो काफ़ी उम्मीदें थी, क्या लगता है कि इस बार उम्मीदों पे खरा उतरे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बजट आज के लिए भी है और आगे आने वाले कल के लिए भी है, बिकॉज इन्होंने आज की रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर जनरेट कर दिया है, आई मीन ऐलान कर दिया है। प्लस इन्होंने ट्रस्ट दिखाया है प्राइवेट कंपनियों पे, जिसको क्लियर दिखता है जब डिफेंस और अदर पब्लिक सेक्टर में उन्होंने क्लियर उनको निवेश में हिस्सेदारी दी है। आई थिंक आने वाली टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी की बात इन्होंने करी है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट उसके लिए रेडी है। और आई थिंक एक एमएसएमई और इंडस्ट्री के लिए जो इन्होंने बॉन्ड गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस का जो प्रावधान दिया है, आई थिंक ये सीआईआई नेशनल बॉडी से भी इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवोकेसी की गई थी। एक वेलकम सुझाव है जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है।
बिल्कुल ठीक है, कोटा लिए चलते हैं योगेश त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ का उद्योग वर्ग, क्या कह रहा है यहाँ का विद्यार्थी वर्ग, और क्या कह रही हैं यहाँ की महिलाएं? जो उम्मीदें थी वो पूरी होती हुई दिखी उन्हें इस बजट से? सुमित, निर्मला सीतारमण का जो पिटारा है वो खुल चुका है, बजट आ चुका है, और इस वक्त हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं जो कि बजट को बहुत तरीके से एनालाइज कर रहे थे, और हम लोगों को बताइए किस तरीके का बजट ओवरऑल, किस तरीके का बजट रहा है, किस तरीके की उम्मीद थी और किस तरीके का बजट ये निकल कर सामने आया है। बजट तो देखिए मिला जुला ही रहा है। काफ़ी व्यापक सुधार की इस बार आवश्यकता थी। चुनावी वर्ष भी था, लोगों को 2 साल से कोरोना के चलते काफ़ी व्यापार पे प्रभाव भी पड़ा है। उसके तहत बहुत अच्छे सुधारों की आवश्यकता थी, बट बहुत मिली जुला ही बजट मानूंगा। बहुत ज़्यादा कुछ खास इसमें था नहीं। क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे टैक्स जरूर ले आए हैं, जुर्माने के थ्रू आप पुराने रिटर्न भर सकते हैं। तो जिन प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए थी, रादर उन पे पैसा भरकर आप उसको भी सही कर सकते हैं वाली प्रवृत्ति को अपन ने मोटिवेशन दिया है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। एजुकेशन सिटी है, किस लिहाज से देखते हैं इस बजट को कोटा के लिए? कोटा के लिए एजुकेशन के हिसाब से जो डिजिटलाइजेशन किया है वो अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। जो कोविड का पॉइंट चल रहा है, अभी कोविड का समय चल रहा है लास्ट 2 ईयर से, तो उस हिसाब से जो हर व्यक्ति ने या हर व्यक्ति की जो भी फैमिली में है ऑनलाइन डिजिटल जो लिया है, उस हिसाब से जो एजुकेशनल डिजिटल किया है वो बड़ा एक रिमार्केबल पॉइंट है। क्रिप्टो करेंसी पर भी जो फैसला है किस तरीके से देंगे? क्रिप्टो करेंसी पे जो फैसला लिया है एक अच्छा फैसला है, इस पर टैक्स लगाना। और इस बार जो बजट में देखा गया है कि डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस है। एक अच्छा प्रयास ये है कि भारत ने अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, तो इसको अच्छे तरह से देखा जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाने के लिए। ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? आपने देखा पूरा बजट, किस तरीके का मान रहे हैं इस बजट को? सर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को किसी भी तरीके की रिबेट नहीं दी गई है इस पूरे सेगमेंट को। 2 साल की वजह से कोविड के लिए बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं इस बजट से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके की इंटरेस्ट में या स्लैब में कोई बेनिफिट इंडिविजुअल टैक्स पेयर को नहीं दिया गया है। आपको किस तरीके का लग रहा है, क्या किस तरीके का बजट है ये और किस तरीके का होना चाहिए था? कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं इस बजट से? बजट मिला जुला है, बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स को बेनिफिट नहीं दिया है। कोविड का टाइम था, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ रिलैक्सेशन टैक्स पेयर्स को दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि मार्केट जो हमारा शेयर मार्केट है उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिमार्क किया है कि बजट बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो एवरेज बजट मान के चलेंगे। एवरेज बजट मानकर चल रहे हैं, लेकिन कोटा एजुकेशन सिटी है और एजुकेशन को लेकर बड़ी बातें कई इसमें आई है सामने। डिजिटाइजेशन की बात हुई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अगर आप कोटा की पर्टिकुलर बात करेंगे तो आई वुड से कि शायद ये नेगेटिव रहे, क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन होगा, कोटा की इकोनॉमी जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो बच्चा अगर डिजिटल काम करेगा तो फिर यहाँ आएगा नहीं, और यहाँ नहीं आएगा तो फिर इट वुड नॉट बी बेटर फॉर कोटा सिटी इन नटशल। बाकी यूँ देखा जाए बजट इज़ गुड। तो सुमित, जो कोटा के लोग हैं, कोटा के एक्सपर्ट हैं, वो इस बजट को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये मान रहे हैं कि 50-50 बजट है, सामान्य बजट है। कुछ ठीक है, शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे पूछ लेते हैं कि जो पिटारा खुला उससे राहत कितनी मिली है। सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सुरेश जी आपका। डॉक्टर PS वोहरा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, वोहरा साहब स्वागत है सर आपका भी। RC चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, RC चौधरी साहब आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर सर। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? राहत या आफत, या फिर एक सामान्य तरीके से टैक्स पेयर्स के लिहाज से तो हमने देख लिया कोई राहत नहीं मिली, आप लब्बो लुआबे बताइए आम जनता के लिए, आम जनता इस बजट को किस तरह देखे? सुमित जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। केंद्र की सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के और गलत निर्णयों की वजह से कोविड से पहले भी 8 लगातार तिमाही के अंदर देश की GDP और अर्थव्यवस्था चरमराती रही, लेकिन कोविड की आड़ के पीछे छुप के केंद्र की सरकार ने पूरा जो ठिका इस पे फोड़ा। उसके बाद में निश्चित रूप से आम आदमी, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों के रोजगार खत्म हुए, किस प्रकार से लोगों की आमदनी खत्म हुई, किस प्रकार से लोग गरीबी रेखा में धकेले गए, तमाम सब चीजें हैं।
आपने देखा कि सर्वे बोलते हैं कि 84% परिवारों की आमदनी घट गई। वो आम आदमी इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये बजट जैसे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, लगातार जो नई घोषणाएं, जो नए पिटारा है, उसका सिर्फ रेपर बदला है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यह हतोत्साहित, निरुत्साहित और अवसाद में ले जाने वाला बजट है। आम आदमी राहत के तौर पे देख रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव के नाम पे देश की 100 करोड़ आबादी को, अपने चंद पूंजीपति मित्रों और कुछ बड़े उद्योगपतियों को छोड़ के सबको विष की घूंट पिला रही है। मैं ये जवाब और जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूं। कोई भी सीधे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम इस योजना के साथ में नहीं है। इस योजना के साथ में अनब्लेंडेड जो पेट्रोल होता है उसके ऊपर 2% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जो आम आदमी उसको प्रयोग करता है, इसलिए महंगाई का मार उस पर बढ़ने वाला है। इस बजट के अंदर किसान को लेके, किसान के ऊपर निश्चित रूप से जो घोषणाएं की गई है वो लगता है कि जुमले के आधार पे की गई है। जो आम आदमी की यात्रा का जो साधन था, जो रेल का जो साधन था, वो रेल अपने एक मित्र से, जो अडानी ट्रेन है, उसके अलावा बहुत से दूसरे और मित्रों को रेल पे लिखे हुए नाम उनके प्रिय मित्रों के मिलने वाले हैं। किसान को आज पीपीपी मॉडल पे ये नहीं बताएंगे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसमें कितना होगा, कहां से क्या पैसा आएगा, लेकिन किसान को निश्चित रूप से निजी हाथों में धकेलने की कोशिश लगातार इस माध्यम से की जा रही है। जो आपने जिक्र किया कि 2.23 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद की बात की और घोषणा की 2023 के वर्ष को मोटा अनाज उत्सव में मनाएंगे। इससे पहले की जब बजट में देखेंगे एमएसपी जो खरीद हुई उसके आंकड़े देखेंगे, वो उसके बराबर ही हैं। इसलिए मोटा अनाज उत्सव एक नया जुमला है। वहां पे ऑयल सीड्स की जो खरीद होनी चाहिए उसका देखिए, लेकिन सस्ती भी तो काफी चीजें की हैं, कपड़ा, चमड़े का सामान, खेती का सामान, किसानों को राहत देने के लिए विदेशी छाता, पॉलिश्ड डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये चीजें सस्ती भी हुई हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इससे पहले जब मोदी रेजिम जो आई, इससे पहले जब भी देश का बजट घोषित होता था, उस बजट के अंदर पूर्व की गई घोषणाओं पे कहां आप पहुंचे, इसका जिक्र होता था। भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, तब उन्होंने इस बजट को, रेलवे बजट को समाप्त किया और पंचवर्षीय बजट की घोषणा की, ताकि ना कोई जिम्मेदार चैनल पूछ के, ना आप जैसा कोई प्रखर एंकर है वो सरकार से पर्सन पूछ के। आज उन्होंने एक नया इतिहास और लिखा है। आज इस पंचवर्षीय बजट योजना को 25 वर्षीय बजट योजना बना दिया है, ताकि आने वाले कोई भी, किसी भी प्रधानमंत्री से कोई भी मीडिया जगत का व्यक्ति, मुझे लगता है, पर्सन नहीं पूछ पाएंगे। क्योंकि जब आपने समय 5 वर्षीय योजना को 25 वर्षीय योजना में बदल दिया, जब आपकी योजनाओं की जो समाप्ति के वर्ष होंगे, वो मुझे लगता है हेडलाइन तो दी, लेकिन डेडलाइन कब होगी ये सुरेश गर्ग जी, पसंद नहीं आया ये बजट? देखिए सर, विपक्ष का काम आलोचना करना है, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन आज जो बजट आया है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। आज देश के अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है, उसी को समर्पित बजट है। इसके अंदर आप देखिए, किसानों को हमने 2,70,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद करने की गारंटी दी है कि हम 2,70,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पे खरीद करेंगे। किसानों को हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, सोलर एनर्जी पे ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए हम ई पोर्टल, एजुकेशन पे ई पोर्टल लाने जा रहे हैं। 60 लाख युवाओं को हम मेक इन इंडिया के तहत रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराएंगे। आप रेलवे के अंदर 400 नई ट्रेनें, हम 400 ट्रेनें नई चालू की जाएगी। जो आज रोड, जो नेशनल हाईवे 36 किलोमीटर पर डे जो बनता था, उसको 68 किलोमीटर पर डे का एक लक्ष्य रखा गया है, जो कि 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनेंगे। तो ये देखिए कि हर चीज को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज कहीं 37% तक हुआ करता था, जो आज 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज कर गया। क्रिप्टो करेंसी के लोगों की एक डिमांड थी कि साहब क्रिप्टो करेंसी से युवाएं जाल में फंसता जा रहा था, तो हमने उस पर 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी पे। उसके ऊपर 1% टीडीएस का प्रावधान किया गया है। तो आप हर तरीके से पीएलआई स्कीम के अंदर 1,90,000 करोड़ रुपए का हमने पीएलआई स्कीम लाए हैं। 1,90,000 करोड़ रुपए का अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, तो आप देखिए लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप पीएलआई स्कीम 1,90,000 करोड़ रुपए की, तो निश्चित रूप से वो चीज होगा। हम एमएसएमई उद्योग को सीजीटी में स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए तक सीजीटी में स्कीम के अंदर लाएंगे। दूसरा, जो
गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम जो चल रही थी, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए तक का हमने प्रोविजन मार्च 2022 तक किया था, उसको बढ़ा के मार्च 2023 तक कर दिया, और जो 3 लाख करोड़ रुपए है उसको बढ़ा के 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि अगर मार्च 21 तक अगर किसी भी एमएसएमई, किसी भी उद्योग का या किसी भी व्यापारी का आउटस्टैंडिंग सवाल वो आदमी पूछ रहा है जिसकी देश के विकास में एक अहम भूमिका रहती है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, वो उसके हाथ खाली रह गए। देखिए, टैक्स निश्चित रूप से टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आ, लेकिन आप एक बात तो देखिए कि आप इस बजट के अंदर किसी प्रकार का नया टैक्स लगाया नहीं गया है, किसी प्रकार का नया टैक्स लगाया नहीं गया, और हर तरीके से हमने उसको सुविधाएं दी गई है। एमएसएमई वालों को सुविधाएं दी गई हैं, एग्रीकल्चर पे सुविधाएं दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने पैसा लगाया है। तो और आप ये देखिए कि आप डिफेंस के अंदर हमने जो इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट को कम करने के लिए 68% तक डिफेंस के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हथियार को परचेज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा वो है कि हम डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर के प्रति डिफेंस के अंदर हम परचेजिंग 68% तक इंडिया के अंदर ही परचेज होगा। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले, फिर लौट रहा हूं मैं। लोग भी कहते हैं कि इस तरीके की नकल का, इस तरीके का अपराध कभी नहीं हुआ। और मित्रों, इसलिए ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की राजस्थान में आखिरी लड़ाई लड़ रही। उनको लगता था कि दोबारा सरकार नहीं आएगी, जितना लूट सकते हो लूट लो, जितने कांग्रेस के लोगों को भर्ती कर सकते हो भर्ती कर दो। ये मेरा खुले मन से ऐलान है, उनको चुनौती है। और मुझे डर ये है कि यदि सही तरीके से जांच नहीं होती है, सरकार संरक्षण देती है, तो लाखों हजारों विद्यार्थियों को शायद नौकरियों से वंचित होना पड़े। उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की होगी, परिश्रम किया होगा। लेकिन इन दलालों के जरिए इस तरीके के लोग, और ये खुलासा होने लग गया कि इसके जो मास्टरमाइंड है राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग हैं। राजीव गांधी के नाम पे आपने लाखों योजनाएं चलाई, इंदिरा गांधी के, नेहरू जी के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, तकलीफ है। लेकिन भले आदमियों, कम से कम नकल का धंधा, गोर धंधा करके राजीव गांधी का नाम तो बदनाम मत करते। उस अपनी जान में जिसको आप महापुरुष मानते हो, महामना मानते हो, उसी स्टडी सर्किल को इस नकल के गोरख धंधे में इस्तेमाल करते हो। और इसलिए नौजवान साथियों, मुझे खुशी हुई कि भारतीय जनता युवा मोर्चे ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। केवल नकल की नहीं, बेरोजगारों के लिए न्याय की लड़ाई है। इसी सरकार ने कहा था कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। न रोजगार दिया न भत्ता दिया, और इस बात का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, रामजन गवाह है कि ऐसे सैकड़ों नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, और उसकी दोषी कोई है तो अशोक गहलोत। रीड पेपर लीक पर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।